BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। शुमाली वजीरिस्तान में जारी ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब को 1 साल मुकम्मल, आखिर इसमें कितनी कामयाबी हासिल हुई? बरतानिया में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तलहा असमल जैसे कम उम्र नौजवान दौलत इस्लामिया की तरफ माइल क्यों हो रहे हैं। और आपको ले चलेंगे मुगलिया दौर के शाही हमाम, जहां इंतहाई साइंसी अंदाज में बना निज़ाम दरियाफ्त हुआ है। पाकिस्तान के कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान में शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। हुकूमत का कहना है कि ये ऑपरेशन अब हतमी मराहिल में दाखिल हो गया है। फ़ौज का दावा है कि इस ऑपरेशन में अब तक 2763 शिद्दत पसंद मारे गए हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के 347 अफसर और जवान भी हलाक हुए हैं। इन कार्रवाइयों में शिद्दत पसंदों के 837 ठिकाने तबाह और 18,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ नौइयत के हथियार बरामद किए गए हैं। ताहम कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन 1 साल के अंदर वजीरिस्तान में ऑपरेशन क्यों मुकम्मल नहीं किया जा सका? नामनिगार रिफतुल्लाह उरगज़ई की रिपोर्ट। 1 साल पहले तक तालिबान की अमारत समझी जाने वाली शुमाली वजीरिस्तान में हुकूमती अमलदारी का तस्वुर नामुमकिन था। ताहम ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के नतीजे में अब एजेंसी के 90% इलाके पर हुकूमत को दोबारा कंट्रोल हासिल हो गया है, लेकिन सरहदी मुकामात दत्तखेल और शवाल में कई महीनों की कार्रवाइयों के बावजूद ये इलाके साफ नहीं कराए जा सके। ऑपरेशन के नतीजे में फ़ौज किस हद तक अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब रही है, इस ज़िमन में राय मुनक़सिम नज़र आती है। कुछ हद तक तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कामयाब है कि तहरीक तालिबान के साथ वाबस्ता कैडर बिखर गई है, लेकिन एक और तरह से किनमी ग्रुपिंग की सलाहियत इंतहापसंद तंजीमों में नकल मकानी करने वालों की वापसी, रिहेबिलिटेशन और इसके साथ साथ पूरा जो मरबूत एक कार्रवाई होती है और रेट हुकूमत का होता है, तो इन सिविल इंतजाम तक अभी इख्तियारात मुंतकिल नहीं हुए। ज़राए अबलाग को जंगज़दा इलाके तक आज़ादाना रसाई हासिल न होने की वजह से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में गुज़िश्ता 1 साल से जारी ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब की वजह से मुल्क भर में उमूमी तौर पर दहशतगर्द हमलों में कमी देखी गई है, जिससे बज़ाहिर लगता है कि शिद्दत पसंदों के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को कारी ज़रबे लगी है। इस ऑपरेशन की वजह से इलाका तो क्लियर कर दिया गया है, लेकिन बेशतर अस्करी तंजीमों की क़ियादत बदस्तूर महफूज है। तज्ज़िया निगारों का ख्याल है कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब की मुकम्मल कामयाबी का दारोमदार इसे जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में है, ताकि बहाली के मंसूबों पर काम का आगाज़ किया जा सके। यही इस पूरे जंग की कमज़ोरी है कि आपने फ़ौज को तो डाल दिया, उसके बाद फ़ौज निकालना भूल गए आप। तो फ़ौज पुलिस नहीं है कि वो सिर्फ वहाँ पर पुलिस ड्यूटी और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करे। भाई ठीक है, फ़ौज का एक कंट्रोलमेंट बना दें, जिधर ज़रूरत पड़े उसको आप बुला लें, इन हेड ऑफ सिविल पावर बुला लें, लेकिन ये तो नहीं है ना कि वो चेक पॉइंट की भी ऊपर भी खड़ा हुआ है, वो थाने में भी मौजूद है, वो जितने भी पुल हैं उसके ऊपर भी खड़ा हुआ है। जंगी फतह किसी भी मैदान में पहला कदम होता है, लेकिन इसके बाद कबाइलियों और रियासती रिट की बहाली के लिए ठोस इक़दामात ही इसे दायमी हैसियत दे सकते हैं, वरना इससे पहले भी वज़ीरिस्तान कई फौजी कार्रवाइयाँ सह चुका है। रिफतुल्लाह उरगज़ई, BBC न्यूज़, पेशावर। शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई को 1 साल मुकम्मल होने पर BBC के नामनिगार आसिफ फारूकी ने रियासतों और सरहदी अमूर के वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर बलोच से ख़ुसूसी बात की और पहले ये पूछा कि वो अब तक की कार्रवाई को कितना कामयाब समझते हैं। मैं तो देखिए, मेरा कामयाबी का मयार मेरे पास ये है कि अगर दोबारा वो जो पुराना सिस्टम था पॉलिटिकल एजेंट का, मलिक्स का, मशर्स का, वो एक निज़ाम था और एक FCR और रस्म रवाज और शरिया के मुताबिक एक कारोबार चला रहे थे, अगर वो सिस्टम दोबारा फंक्शनल हो सकता है तो वो कामयाबी है। कितना अरसा लगेगा उस सिस्टम को दोबारा बहाल होने में? मज़ीद मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने कहा कि सिचुएशन राइप है, जब हम फैसला करेंगे, फैसला होने के ज़ाहिर है
3 से 6 महीने इसमें लग जाएंगे लोगों को स्टेबलाइज होने के लिए, अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल होने के लिए। कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ तकरीबन इस मसले को मैं समझता हूँ कि तकरीबन हल हो चुका है। यानी कि वहाँ से फ़ौज की शुमाली वज़ीरिस्तान से वापसी और उसकी जगह फ़ौज की वापसी मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि उन लोगों को जो वहाँ ट्राइबल जो रहते रहे मुख्तलिफ एजेंसियों को, उनकी कॉन्फिडेंस को रेस्टोर करने के लिए, उनके खौफ को परे करने के लिए, उनको अपने पाँव पर खड़े होने के लिए और प्लस रेजिस्ट करने के लिए फ़ौज की मौजूदगी ज़रूरी है। आपने ख़ुद भी और फ़ौज ने भी कोई पिछले साल अक्टूबर में शायद 8-9 महीने हो गए दावा किया था कि शुमाली वज़ीरिस्तान का 80% इलाका जो है वो क्लियर कर लिया गया है। अब इस बात को 9 महीने हो गए हैं, लेकिन आज भी यही कहा जा रहा है जी कि 80% इलाका जो है वो क्लियर किया गया, 20% में अभी तक मिलिटेंट्स है। तो क्या कोई प्रॉब्लम आ गया है? क्या हुआ है कि वो 20% हिस्सा क्लियर करने में 9 महीने लग रहे हैं? नहीं, वो इस तरह से नहीं है। प्रॉबेबली आप मिक्सअप कर रहे हैं। 8 महीने पहले मैंने ये बात नहीं की थी, मुमकिन है 5-6 महीने पहले की बात हो। लेकिन 5-6 महीने भी काफ़ी अरसा है, कोई ऐसी बात नहीं है 20% के लिए। लेकिन देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक फ़ौजी आदमी हूँ, मैं जानता हूँ प्लान एरियाज़ में मोस्ट ऑफ द एरिया ये प्लान है। प्लान एरियाज़ में ऑपरेशन कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। तो लोग मुश्किल इलाकों में चले जाते हैं। ऑपरेशन जहाँ पर जाना, पहाड़ी इलाका है बहुत सख्त किस्म का, वहाँ पर वुडेड इलाका है, थिक जंगल्स है, बिल्कुल नीचे ऊपर से नीचे देख नहीं सकते हो कोई चीज़। तो ये वो जगह है जहाँ पर फिर एक इंच को साफ़ करने की रिक्वायरमेंट होती है, कदम कदम के ऊपर रेजिस्टेंस होता है। तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की तरफ ज़्यादा इस वक्त जा रहा है, बजाय क्रूड ऑपरेशन के जहाँ पर फ़ौजी सीधा जाएँ और जाके हमला करें, उनको साफ़ कर दें। ऑपरेशन ज़रबे अज़ब शुरू होने के वक्त कहा गया था कि ये जो शुमाली वज़ीरिस्तान है ये नर्व सेंटर है दहशतगर्दी का। आपने खुद कहा कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, मुख्तलिफ़ कौमियतों के, मुख्तलिफ़ मुल्कों के जंगजू वहाँ पे, बड़े बड़े लीडरों के नाम लिए जाते थे जो वहाँ पे हैं। लेकिन अभी तक ऑपरेशन शुरू होने के बाद ना कोई बड़ा लीडर पकड़ा गया, ना कोई बड़ा नाम मारा गया। तो वो कहाँ गए वो लोग? किसी बड़े नाम की बात बाहर के लोगों की नहीं की गई थी। बड़े नाम यहाँ के थे। मेजॉरिटी ऑफ देम हैव बीन किल्ड। और एक आध इस किस्म का जो नामी गिरामी इनका ठाकुर था वो निकल गए, राइट लेफ्ट निकल गए, बाहर के मुल्कों में निकल गए। अफ़गानिस्तान में मुमकिन है जाके छुप रहे हो, वहाँ पर भी तो उतारी के तालिबान अफ़गानिस्तान TTA है जहाँ पर TTP है। और लेकिन ये है कि वो इधर उसकी वो बुनियादी तौर पर सांप को मारना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़ाहिर उसका निकालते हैं इक्वली गुड। रियासतों और सरहदी अमूर के वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर बलोच से आसिफ फारूकी ने बात की। शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई की वजह से तकरीबन 10 लाख कबायलियों को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। उन्हें बन्नू में आर्जी कैंपों में रखा गया, लेकिन अक्सर के लिए अपने घर बार छोड़कर खैमों में ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल साबित हुआ। BBC के उस्मान जाहिद ने बन्नू में एक कैंप का दौरा करके वहाँ के लोगों की सूरत हाल जानने की कोशिश की। जून की तपती दोपहर में इन खेमों में तालीम का सिलसिला जारी है। ये बच्चे हर तरह के मौसम का मुकाबला करते हुए गुज़िश्ता 1 साल से इस आर्जी स्कूल में हसूल तालीम में मसरूफ़ हैं। सैकड़ों दूसरे बच्चों की तरह 9 साला हलीमा के लिए भी ये साल एक मुश्किल और सब्र आज़मा साबित हुआ। हलीमा और इसका ख़ानदान इस खेमे में इस उम्मीद पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि एक दिन वो मीरान शाह में वापस अपने घर जा सकेंगे। मैं एक दुकान चलाता था, कारोबार अच्छा था, मेरे पास गांव में जायदाद भी थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। यहाँ मेरा और मेरे बच्चों का बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मेरी एक बच्ची बीमार है और मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये फौजी ऑपरेशन जल्द ख़त्म हो जाए, कि हम अपने घरों को वापस जा सकें। शुमाली वज़ीरिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के नतीजे में लगभग 10 लाख कबायली नकले मकानी पर मजबूर हुए। बेसरो सामानी और मौसमी सख्तियों ने इनकी मुश्किलात और भी बढ़ा दी। इन कबायलियों की बड़ी तादाद ने किराए के घरों में रहने को तरजीह दी, लेकिन जो इसकी ताकत नहीं रखते थे उनके पास कैंपों में जाने के अलावा कोई चारा न था। फौज के ज़ेरे इंतज़ाम इस कैंप में तकरीबन 20,000 लोग मुकीम हैं, जबकि फलाही इदारों ने भी छोटे कैंप कायम किए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के नतीजे में निकलने वाले ये IDPs गुज़िश्ता 1 साल से इस कैंप में आबाद हैं। इनकी वापसी कब तक मुमकिन हो सकेगी,
اس کے بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ یہ لوگ جلد اپنے گھروں میں واپس جانے کے لیے بےتاب ہیں، تاہم حکومتی ادارے انہیں کسی قسم کی حتمی ڈیڈ لائن دینے کے قابل نہیں۔ فوج کی جانب سے ایک بڑے علاقے کو کلیئر کرنے کے دعووں کے باوجود ایجنسی کے اندر کی صورتحال غیر واضح ہے۔ حلیمہ بھی اپنے گھر میں بیتے دنوں کو یاد کر کے امید کر رہی ہیں کہ وہ ضرور ایک دن اپنی جنت میں لوٹ سکیں گی۔ عثمان زاہد، BBC نیوز، بقاخیل۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں آپ ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر کیا کہہ رہے ہیں۔ مختوم پنشیر سے لکھتے ہیں، ہم اس سے بالکل مطمئن نہیں ہیں، آگ اور بھڑک چکی ہے، پشاور اسکول اس کا نمونہ ہے، جنگ سے کامیابیاں نہیں ڈالر آتے ہیں۔ بختیار احمد پشاور سے لکھتے ہیں، فوج کہتی ہے کہ انہوں نے 90% علاقوں کو کلیئر کر دیا ہے، پھر کیوں وزیرستان کے بچے اور عورتیں ابھی بھی کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ گلاب صافی خیبر پختونخوا سے لکھتے ہیں، ان کو سلام جنہوں نے ہمارے کل کو محفوظ کرنے کے لیے اپنا آج قربان کر دیا۔ ایک مختصر وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ اسکول والوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک خوش مزاج اور کم گو لڑکا تھا۔ یہ بات ہے برطانیہ کے 17 سالہ طلحہ اسمل کی، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عراق میں ایک خودکش حملے میں حصہ لے کر وہ برطانیہ کے سب سے کم عمر خودکش بمبار بن گئے ہیں۔ خاندان والوں کا کہنا ہے کہ وہ شدید صدمے میں ہیں اور طلحہ اسمل کو شدت پسند تنظیموں نے انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی جانب مائل کیا۔ اور لگیورن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں خدیجہ عارف۔ خودکش حملہ کرنے سے چند لمحے پہلے کی مسکراتے ہوئے طلحہ اسمل کی یہ تصویر ممکن ہے کہ یہ ان کی آخری تصاویر میں سے ایک ہو۔ اے لیول کا طالب علم جو خودکش بمبار بن گیا۔ اس تصویر میں وہ 3 دیگر حملہ وروں کے ساتھ ہیں جو بموں سے بھری اپنی اپنی کاروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ طلحہ کے خاندان والوں نے دولت اسلامیہ سے منسلک ویب سائٹ پر جب ان کی یہ تصاویر دیکھی تو ان کو شدید دھچکا لگا۔ کہا جاتا ہے کہ طلحہ نے شمالی عراق میں واقع BG تیل کی کمپنی کے قریب ہونے والے حملے میں حصہ لیا تھا۔ یہ جگہ گزشتہ 1 برس سے عراقی فوج اور دولت اسلامیہ کے درمیان جنگ کا میدان بنی ہوئی ہے۔ برطانیہ کے علاقے ڈیوشبری میں طلحہ کے خاندان والوں اور کمیونٹی کے رہنماؤں نے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام دولت اسلامیہ جیسی تنظیموں کی کارروائیوں کی حمایت کر ہی نہیں سکتا۔ طلحہ اسمل نے اپنے 17 برس کے دوست حسن منشی کے ساتھ گھر چھوڑا تھا۔ حسن منشی کا کیا ہوا یہ تو نہیں معلوم، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے بہت سے نوجوان ہیں جو دولت اسلامیہ کے لیے خودکش بمبار بننا چاہتے ہیں۔ ان تصاویر میں طلحہ اور ان کے ساتھی اپنے مشن کو انجام دینے سے پہلے ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں۔ لیکن یہاں برطانیہ میں اس طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایک خوش مزاج کہے جانے والا پیارا سا نوجوان کس طرح سے خودکش بمبار بن گیا، اور برطانیہ میں کتنے اور نوجوان ہیں جو اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔ اور لگیورن کی رپورٹ۔ آئیے اب دیگر موضوعات پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ نسل کشی کے الزام میں مطلوب سوڈان کے صدر عمر البشیر عدالتی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی افریقہ سے چلے گئے ہیں۔ یہ ایسے وقت ہوا ہے جب جوہانسبرگ کی ایک عدالت اس معاملے کی سنوائی کر رہی تھی کہ آیا انہیں گرفتار کیا جائے یا عالمی جنگی عدالت کے سپرد کر دیا جائے۔ اقوام متحدہ کی جنرل سیکرٹری بان کی مون کی قیادت میں جنیوا میں یمن کے تنازع سے متعلق مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ یہ مذاکرات حوثی باغیوں کے نمائندوں کی غیر حاضری میں شروع ہوئے ہیں۔ حوثی باغیوں کے نمائندوں کو اتوار کو جنیوا پہنچنا تھا، لیکن اب امید ہے کہ وہ پیر کی دوپہر تک وہاں پہنچیں گے۔ ملکہ برطانیہ اور شاہی خاندان کے دیگر افراد نے میگنا کارٹا کی 800ویں سالگرہ کی تقریب میں حصہ لیا ہے۔ میگنا کارٹا وہ عظیم معاہدہ ہے جو آج ہی کے دن سن 1215 کو اس وقت کے برطانوی بادشاہ کنگ جان اور باقی جاگیرداروں کے درمیان طے پایا تھا۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اسے پورا یقین ہے کہ ہفتے کو مشرقی لیبیا میں کیے جانے والے فضائی حملوں میں سینئر شدت پسند کمانڈر مختار بالمختار کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی 2.5 برس قبل الجزائر میں گیس پلانٹ پر حملے کا حکم دیا تھا۔
जैसे किताब का सफ़ा पलटते ही अल्फाज से तराशी गई एक नई तस्वीर उभरती है, इसी तरह सरजमीन लाहौर के सीने को कुरेदें तो हर परत में खित्ते की खूबसूरत सकाफत और रिवायतों की नई दास्तान सामने आती है। ऐसा ही कुछ हुआ है अंदरून शहर के दिल्ली दरवाजे में, जहाँ मुगलिया दौर के शाही हमाम की खुदाई में एक इंतहाई साइंसी अंदाज में बना निज़ाम दरियाफ्त हुआ है। आजकल इस इमारत की बहाली का काम हो रहा है। लाहौर से शाही हमाम से शुमाला जाफरी की रिपोर्ट। ये आर्टिस्ट 1634 में तामीर किए जाने वाले हमाम के गुंबदों के अंदर बनी हुई तस्वीरों को उनकी असल शक्ल में बहाल कर रहे हैं। शाहजहां के गवर्नर वजीर खान ने दिल्ली दरवाजे की शाही गुजरगाह के आगाज पर ये हमाम आम लोगों और मुसाफिरों के लिए तामीर करवाया था। माहिरीन के मुताबिक ये मुगलिया दौर का वाहिद अवामी हमाम है जो अब तक मौजूद है। कुछ अरसे पहले तक इस इमारत को देख के अजीब हसरत और मायूसी का एहसास होता था। ऐसे लगता था जैसे ये तारीख का एक फरामोश बाब है। हमाम के हाथे में स्कूल, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सरकारी दफातर, हत्ता के 52 दुकानें भी थीं। लेकिन अब यहाँ सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है। शाही हमाम की बहाली का काम 2 साल पहले शुरू किया गया। पहले मरहले में नक्शे बनाए गए और तहकीकाती खुदाई की गई, जिसमें 8 फुट नीचे मुगलिया दौर की सड़क और हमाम का असल निज़ाम दरियाफ्त हुआ। जो शहरी ज़िंदगी की जो विरासत है उसका भी सवाल है, तो ये एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है और उसमें पहले हमने अर्बन फैब्रिक को पहले उसको डील किया और फिर मॉन्यूमेंट्स की तरफ आए। ज़ेरे ज़मीन खुदाई से ये जाहिर होता है कि हमाम में गर्म और ठंडा पानी लेने का एक ही ज़रिया था। 3 भट्टियों से पानी को गर्म करके भाप को ज़ेरे ज़मीन सुरंगों से इमारत के नीचे से गुजारा जाता था, जिससे हमाम गर्म रहता था। जबकि 50 के करीब कमरों में पानी के निकास का भी एक ही ज़रिया था। इमारत की हालत अब ऐसी है कि हमाम को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जहाँ तक पुरानी इमारत का ताल्लुक़ है, उसके ऊपर हम जितना काम कर रहे हैं वो उसी तरह से कर रहे हैं कि जिस तरह से पुराने ज़माने में काम होता था। जो हमने इंटरवेंशंस की हैं वो इतनी वाज़ेह फ़र्क है कि आपको एहसास नहीं होता कि ये चीज़ पुरानी है जो नए के साथ आ गई है, बल्कि जो नई चीज़ है वो नई लगेगी, पुरानी चीज़ पुरानी लगेगी। हमाम की बहाली के लिए तकनीकी मदद आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने फराहम की है, जबकि 6.5 करोड़ की रकम नॉर्वे की हुकूमत की जानिब से दी गई है। बहाली का काम अब आखिरी मराहिल में है और तवक्को है कि जून में इसे म्यूजियम के तौर पर आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। शुमाला जाफरी, BBC न्यूज़, लाहौर। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @alianaski। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारे सफ़े हाजिर हैं। कल फिर हाजिर होंगे। alianaski को इजाज़त दीजिए।